मायावती जी अपने को आयरन लेडी कह रहे हैं और नैतिक अगर थोड़ा सा भी कह रही हैं कि मैं बहुजन की नेता हूं, तो बहुत सारे बहुजनों को आज तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है। जनवादी पार्टी और पुलिस के लोगों से इतना बड़ा संघर्ष हुआ था कि 54 पुलिस वाले और 45 जनवादी के लोग उस धरना के दौरान सिविल हॉस्पिटल में आकर के भर्ती हो गए। मायावती से आपने गठबंधन क्यों किया 2020 देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में? एसपी से हमारे एक कार्यकर्ता की झड़प हुई, उसी में एसपी साहब को चोट लग गई और एसपी साहब वहाँ बेहोश हो गए। वो चले आए बीएचयू के ट्रामा सेंटर। इसी मामले में 1.5 महीना 2008 में भी जेल में था, तब मिर्जापुर जेल में। किसी भी इशूज के लिए आप सड़क पर उतरिए तो आप आतंकवादी बोल दिए जाएंगे। अखिलेश यादव से पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी? 19 के चुनाव में जब सपा बसपा गठबंधन था, जब आप चंदौली से उतरे, तो टिकट में भूमिका किसकी ज्यादा रही, अखिलेश यादव या मायावती? योगी जी खुद जाकर के जेल में बैठ करके मेरे खिलाफ मुझे हराने के लिए मीटिंग लिए थे। कोई मतदाता अभी वोट नहीं दिया, लेकिन उसके एक दिन पहले उसके उंगलियों पे स्याही लग गई वोट वाली और उसके पॉकेट में 2000 रुपया रख दिया गया चंदौली में। कि सोनिया अगर दिल्ली में मजबूत है तो नोनिया घोसी में मजबूत है। लोगों को लगता है कि लोकतंत्र है, लेकिन कहने में लोकतंत्र है, करने में सब तानाशाही हो। ओम प्रकाश राजभर का जो समाज है, अब ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है। 24 में क्यों छोड़कर आप अखिलेश यादव को चले गए? 24 में इसलिए छोड़ दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चंदौली की वो सियासी टकराव वाली राजनीति, जहां महेंद्र पांडे लोगों ने कहा कि चुनाव हार गए हैं, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो महेंद्र पांडे महज 10 से 15 हजार वोटों के बीच चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लोगों ने कहा उनका मुकाबला एक मजबूत मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति के साथ था और वो और कोई नहीं, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान थे। आज हमारे साथ संजय चौहान मौजूद हैं। खास बातचीत करेंगे इनसे, जानेंगे कि 5 महीने की इनकी जेल यात्रा कैसी रही। जेल से छूट कर आए हैं, यूपी में नए नए सियासी समीकरण बन रहे हैं, जातियों के आधार पर मंत्रिमंडल में लोगों को जगह मिली है और कहा यह भी जा रहा है कि जाति के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। बाकी सियासी दल भी पीडीए की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ऐसे में यूपी के जो छोटे राजनीतिक दल हैं लेकिन प्रभावशाली हैं, वो क्या कर रहे हैं और संजय चौहान की पार्टी का अब आगे क्या टारगेट है? आज इन्हीं सब मुद्दों पर संजय चौहान जी से बातचीत करेंगे। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो आपसे यही है कि 5 महीने आप जेल में रहे। हम लोगों ने भी एक दिन बातचीत का प्रयास किया, पता चला संजय चौहान जेल चले गए हैं सोनभद्र में। किस आरोप में आप जेल गए थे और कैसे छूटे आप जेल से? देखिए अभिषेक जी, जेल जाना भी राजनीतिक जीवन का एक लेसन है और जो चीज़ आप बाहर नहीं महसूस कर पाते हैं वो जेल जाने के बाद आपको स्पष्ट दिख जाता है। जेल जाने के बाद आपको जाति भेदभाव दिख जाएगा, अमीरी और गरीबी के बीच दुराव और इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ क्या है ये दिख जाएगा। आपको पार्टियों का पक्षपात दिख जाएगा, प्रशासनिक पक्षपात दिख जाएगा। सब कुछ एक तरह से सामाजिक जीवन में जो आदमी झेल रहा है उसकी पूरी किताब होता है जेल के भीतर ही। जेल के भीतर आप तो, लेकिन जो आरोप आपके ऊपर लगा, जो हमने पढ़ा कि आप लोगों को नक्सलवाद के प्रति उकसा रहे थे, यानी नक्सली बनाने की ओर उनको ले जा रहे थे, और ये एक पुराना मामला था जिसमें आप गिरफ्तार हुए। देखिए, मैं इसी मामले में 1.5 महीना 2008 में भी जेल में था, तब मिर्जापुर जेल में। और हमारी पार्टी की बुनियाद में एक लड़ाई थी कि उस समय जो दौर था, सपा जाती थी बसपा आती थी, बसपा आती थी सपा आती थी, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके पहले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई। तो इन सरकारों में बैकवर्ड और दलित का जो रिजर्वेशन था 23% और 27%, वो इनकी सरकार में इन्हीं जातियों का हो जाता था। बैकवर्ड की शेष जातियां जैसे चौहान है, लोहार है, कुहार है, नाई है, जो गरीब जातियां हैं, ये इस आरक्षण का फायदा ही नहीं ले पाती थी। तो सामाजिक न्याय के नाम पर जो रिजर्वेशन मिला था वो किसी जात के लिए नहीं मिला था, लेकिन जिन जातियों का जो झुंड बनाया गया, इस झुंड में ही कुछ जातियां राजनीतिक रूप से इतनी मजबूत हो गईं कि वे इस आरक्षण को अपना जागीर बना लिए थे और शेष जातियों तक ये आरक्षण जा नहीं पा रहा था। तो इसलिए आप लोगों ने नक्सलवाद का सहारा लिया? नक्सलवाद का सहारा नहीं,
आप बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि बैकवर्ड की जो मजबूत जातियां हैं और जो कमजोर जातियां हैं, इन दोनों जातियों को विभाजित करके बैकवर्ड की जो मजबूत जातियां हैं उनकी संख्या के अनुपात में इस 27% जो आरक्षण है उनको दे दीजिए, और गरीब जातियां जो हैं उनकी संख्या के अनुपात में जो रिजर्वेशन है उनको दे दी। तो रिजर्वेशन को बांट दीजिए, क्लासिफिकेशन कर दीजिए, ताकि कमजोर जातियों के हक और हिस्से को उसी ग्रुप की मजबूत जाति ना लेने पाए। तो वो बिहार में लागू था, और हम लोग डिमांड कर रहे थे कि इसको यूपी में भी सरकार लागू करे। अगर मायावती जी अपने को आयरन लेडी कह रहे हैं और नैतिक अगर थोड़ा से भी कह रही हैं कि मैं बहुजन की नेता हूं, तो बहुत सारे बहुजनों को आज तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है, तो उनके सामाजिक न्याय को उन्हें देना चाहिए, और आरक्षण का बैकवर्ड और दलित दोनों आरक्षण का विभाजन होना चाहिए। इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने बड़ा अभियान चलाया था। उसी क्रम में हम बलिया से लेकर के लखनऊ तक की पदयात्रा भी किया था। उस पदयात्रा में राजनाथ सिंह भी उस दौर में हमारे साथ पदयात्रा किए थे, लक्ष्मण झूला पार्क में समापन में वो भी थे, और विधानसभा का हम लोग घेराव किए थे। विधानसभा में भी बड़ा बवाल हुआ था। आप 27 फरवरी 2009 का आप विधानसभा के घेराव का जनवादी पार्टी का घटनाक्रम आप अगर किसी मीडिया वाले से और या किसी व्यक्ति से या एलआईयू से पूछिएगा, तो आज तक उतना बड़ा धरना विधानसभा पे कभी नहीं हुआ रहा होगा। जब जनवादी पार्टी और पुलिस के लोगों से इतना बड़ा संघर्ष हुआ था कि 54 पुलिस वाले और 45 जनवादी के लोग उस धरना के दौरान सिविल हॉस्पिटल में आकर के भर्ती हो गए थे। फिर आपने उन्हीं मायावती से 2020 में गठबंधन कर लिया बिहार के चुनाव में। और इसी क्रम में उस दिन क्या था कि प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन था, और मेरी ड्यूटी सोनभद्र में लगी हुई थी। और सोनभद्र में हम लोग वेट कर रहे थे कि पुलिस की बैन आए और हम लोगों को उठा करके ले चले, अपना जेल भरो आंदोलन को कंप्लीट करें। उसी में किसी ने जीप में आग लगा दी, एक सरकारी जीप में। उस दिन तहसील दिवस भी था और पूरी कचहरी भरी हुई थी। उसी में एक सरकारी जीप थी खड़ी हुई, उसमें लोगों ने आग लगा दी। अब लोगों ने आग लगा दी तो तुरंत डीएम और एसपी आ गए। कौन लोग थे वो हमें नहीं खुद पता। आपके लोग नहीं थे? हमारे लोग नहीं थे, लेकिन उसका आरोप हमारे ऊपर लगा। तो ये प्रायोजित भी हो सकता था आपको फंसाने के लिए? कुछ भी हो सकता था। फिर डीएम और एसपी आए, और डीएम और एसपी आए तो एसपी से हमारे एक कार्यकर्ता की झड़प हुई। उसी में एसपी साहब को चोट लग गई और एसपी साहब वहाँ बेहोश हो गए। वो चले आए बीएचयू के ट्रामा सेंटर, वहाँ बीएचयू में इमरजेंसी में एडमिट हो गए। और हमारे लोगों पर भी लाठीचार्ज हो, चूँकि वहाँ नक्सल इलाका था तो पैरामिलिट्री फोर्स आ गई। तो पैरामिलिट्री फोर्स आई तो हम लोगों को भी अरेस्ट करके ले गई। तो पता चला कि उन लोग सारा तार की ये जनवादी के इस धरने में भी, लखनऊ के धरने में भी, मिर्जापुर सोनभद्र के सारे नक्सली थे। मतलब आपके आंदोलन को नक्सलवाद से जोड़ दिया गया। अच्छा, उसी मामले में आप इस बार उसी मामले में अभी हमें 4 साल की सजा हुई। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने आपसे जो पूछा। हाँ। कि आपने कहा बसपा सरकार में जनवाद के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, फिर मायावती से आपने गठबंधन क्यों किया 2020 देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में? चुनावी गठबंधन और सैद्धांतिक गठबंधन दोनों में फर्क होता है। हमारे पार्टी का दर्शन, हमारी पार्टी, हमारे मुद्दे, हमारी नीतियां अलग हैं, और चुनावी तालमेल अलग है। चुनावी तालमेल की वजह से आदमी कर करके अपनी नीतियों को सदन में रखने का प्रयास करता है। वहाँ पहुँचे तो अपनी नीतियों को सदन में भी रखे। सड़क पर लड़ने में क्या स्थिति आज हो रही है, आज जो परिस्थितियाँ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और देश में बनाया है कि अब तो किसी भी इशूज़ के लिए आप सड़क पर उतरिए तो आप आतंकवादी बोल दिए जाएंगे, आप एनार्किस्ट बोल दिए जाएंगे। तमाम सारे चीज़ें ऐसी कर दी गई हैं कि आज लोकतंत्र में कहाँ स्वच्छ लोकतंत्र की मर्यादा में आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं आपके उस वाले चुनाव पर जो 2019 में आपने दमखम से लड़ा। अखिलेश यादव से पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी? 2017 के विधानसभा के चुनाव के दौरान। 2012 में हमारा बीजेपी से गठबंधन था। हमारे लोगों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बात को रखा कि हमें अपनी विचारधारा के लिए स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। वो चुनावी गठबंधन था। अब हमें आगे काम करना है अपनी विचारधारा पर, अपने लोगों को लामबंद करना है। तो हमने बीजेपी से अपने अलायंस तोड़ दिए और हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने और अपने संगठन को और मजबूत बनाने में लग गए।
2017 का जब विधानसभा चुनाव आया तो फिर लोगों ने मुझसे संपर्क किया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं अखिलेश यादव जी से गठबंधन करूं। तो 2017 के चुनाव के दौरान ही उनसे हमारी मुलाकात हुई। गठबंधन हुआ था? बात पूरी कर रहा हूं। मैं उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा मैं सीट छोड़ूंगा, मैं आपको गठबंधन में रखूंगा, सीट छोड़ूंगा आपके लिए, आप थोड़ा मुझे टाइम दे दो। फिर उसके बाद इनका पारिवारिक झगड़ा हुआ और सीटों का ये लेकर के कांग्रेस से गठबंधन हुआ। तो जब बिल्कुल अंतिम दौर आ गया तो फिर मैं उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब मिलना चाह रहा हूँ, आप कुछ मेरे लिए नहीं बता रहे हैं। तो फिर मैं गया तो बोले ऐसा है संजय जी कि जो आप सीटें मांग रहे हैं इन सीटों को हम नहीं छोड़ पाएंगे, मेरी ज़्यादा सीटें कांग्रेस ले ली और आपको दूंगा तो मेरी पार्टी में ही और थोड़ा बवाल बढ़ेगा। तो फिलहाल हम लोग अगले चुनाव के बाद फिर बैठते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत, मैं तो पार्टी चला रहा हूँ, मैं अपने पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, मेरी अपनी तो तैयारी है ही। बीच में मैं चाहता था, मैंने बीजेपी से गठबंधन नहीं किया, आपसे चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर वही बातें चुनाव के बाद फिर अखिलेश जी भी बुरी तरह से चुनाव हारे तो फिर याद किए। तो फिर मैं गया, मैंने तो कहा तो मैं 2017 से ही आपको चाहता हूं कि आपके साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ मजबूत कोलबंदी खड़ा किया जाए पिछड़ों की। तो उनके साथ फिर दोबारा 19 के चुनाव में जब सपा बसपा गठबंधन था, जब आप चंदौली से उतरे तो टिकट में भूमिका किसकी ज़्यादा रही, अखिलेश यादव या मायावती? अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी? जी। एक्चुअली मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था घोसी से, और घोसी पहले ही बहन जी द्वारा अपने खाते में ले ली गई। तो चूँकि अखिलेश जी यादव जी को मुझे चुनाव लड़ाना था तो फिर मुझे चंदौली जाना। कैसा रहा चंदौली का अनुभव? अच्छा रहा, और एक सबसे बड़ी चीज़ रही कि आज लगता है लोगों को कि चुनाव हो रहा है, लोगों को लगता है कि लोकतंत्र है, लेकिन कहने में लोकतंत्र है, करने में सब तानाशाही हो गया है। हारे थे आप, स्वीकार की थी उस हार को, या पीछे कुछ और वजह रही? मैं तो बिल्कुल चुनाव जीता हुआ था, तो मुझे ज़बरदस्ती चुनाव, मेरा काउंटिंग रुकवा करके ज़बरदस्ती रिजल्ट घोषित किया गया और मुझे हराया गया। मैं काउंटिंग के दौरान भी मैं चुनाव जीत गया था, उस काउंटिंग स्थल पर भी हो गया कि संजय चौहान चुनाव जीत गए हैं चंदौली में। फिर 2-3 घंटे बाद ये हुआ कि आप चुनाव हार गए और ज़बरदस्ती फोर्स लग करके हमको काउंटिंग स्थल से बाहर कर दिया। बाहुबलियों ने भी आपका चुनाव प्रभावित किया था चंदौली में? बाहुबलियों की तो ये स्थिति थी कि योगी जी खुद जाकर के जेल में बैठ करके मेरे खिलाफ मुझे हराने के लिए मीटिंग लिए थे। ब्रजेश सिंह के साथ बैठ करके, सुशील सिंह थे, विनीत सिंह थे, जितने भी वहाँ के माफिया थे सबके साथ बैठे थे जेल में, और जेल में इन्होंने 2 घंटे बिताया था और यही उन्होंने टास्क दिया था कि संजय चौहान को चुनाव हराना है। अब वो कैसे हराओगे, तुम लोगों का काम है। अच्छा, फिर लोगों ने, आपने देखा इस लोकतंत्र में पहली घटना ऐसी हुई कि कोई मतदाता अभी वोट नहीं दिया, लेकिन उसके 1 दिन पहले उसके उंगलियों पे स्याही लग गई वोट वाली और उसके पॉकेट में 2000 रुपया रख दिया गया चंदौली में। और इस तरह से 60,000 वोटों पर 1 दिन पहले ही उंगलियों पे स्याही लगाई गई और उनके पॉकेट में पैसा दे दिया गया। ये कौन कर रहा था? ये ब्रजेश सिंह के लोग कर रहे थे। आपको हराने के लिए क्योंकि, और जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, महेंद्र पांडे को। हाँ। और हम सुबह वोट पड़ने वाले, हम 2 बजे रात को जिन लोगों के पॉकेट में पैसा दिया गया है, जिनके उंगलियों में स्याही लगाई गई है, ऐसे सैकड़ों लोगों को लेकर के हम मुगलसराय कोतवाली में धरने में बैठे थे कि डीएम साहब बताएं और वो ऑब्जर्वर बताएं कि ऐसे जितने वोट हमारे कार्रवाई हुई थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस चुनाव से क्या सीखा आपने? क्या राजनीति में बाहुबल होना जरूरी है, या फिर संजय चौहान जैसा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति चुनाव जीतना कठिन है? देखिए, राजनीति में बाहुबल और धनबल जब दोनों बहुत मजबूत हो जाता है तो लोकतंत्र सिर्फ दिखाने के लिए रह जाता है। लोकतंत्र में वो चुनाव प्रक्रिया सिर्फ एक प्रक्रिया रहती है, उसमें कहीं भी शुचिता नहीं रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी और आज जो चुनाव का माहौल है, जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में धन ने चुनाव को इतना प्रभावित कर दिया है। अब अभी विधानसभा बिहार का चुनाव देखिए, 10,000 रुपये आप 1,35,00,000 गरीब महिलाओं के खाते में चुनाव की घोषणा से 3 दिन पहले आप डाल रहे हैं। ये तो इनडायरेक्टली पैसे से वोट लेना ही तो हुआ। ये काम आपने 6 महीना पहले क्यों नहीं किया? ये योजना आपने ये बड़ा फैक्टर रहा बिहार, बहुत बड़ा फैक्टर था। अब आप बताइए
कि गरीबी मतलब सरकार की आर्थिक नीति है कि 100 लोगों को गरीब बनाओ और 2 लोगों को अमीर बनाओ। ये तो भाजपा की आर्थिक नीति है, यही तो पूंजीवाद की असली जड़ है, यही तो राजनीतिक यहूदीकरण है। और इस राजनीतिक यहूदीकरण के दौर में एक बड़े तबके को इस अवस्था में लाया जा रहा है कि वो रोटी के लिए भी सरकार पर डिपेंड हो जाए, उसके काम उसके श्रम को हाथों को काम नहीं है। उन्हें बार बार ये व्यवस्था किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हम तुम्हें भोजन दे देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें 2 जून की रोटी देंगे, वो फ्री हम राशन देंगे। तो 10,000 रुपया आप फ्री में देंगे तो क्या तो उसने बिहार के चुनाव को आप जनता का मत प्रभावित नहीं होगा। अच्छा, 2022 के चुनाव में आपको कितनी सीटें दिए थे अखिलेश यादव? देखिए, 2022 के चुनाव के लिए मैंने अखिलेश जी को अपनी लिस्ट दे दिया था। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर आ गए। ओम प्रकाश राजभर जब आए तो जहां राजभर है वही चौहान है। पूर्वांचल की कुछ ऐसी डेमोग्राफी है जाति कि जिस विधानसभा में राजभर है वही चौहान है। और वो जो मेरी सीटें थी वो सारे ओम प्रकाश राजभर ने मांगना भारी पड़ गए आपके ऊपर राजभर। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार संजय हम लोगों को बनानी है और ओम प्रकाश राजभर को अगर गठबंधन में लेना है तो तुम्हारी सीटों को त्याग करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझे जितना भी त्याग करना पड़ेगा मैं करूंगा। तो आपका त्याग था कि आप पर भारी पड़ गए थे राजभर, क्योंकि माहौल बनाकर आए थे? मेरा वो त्याग ही था। अगर वो क्या मुझ पर भारी पड़ते, अगर मुझे लगता कि मेरी राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव कमजोर हो गया और अखिलेश यादव जी मुझे दबा रहे हैं तो भाजपा भी तो मेरे पास विकल्प था। भाजपा के लोग तो अंतिम दौर तक मेरा वेट करते रहे, मुख्यमंत्री जी बुलाते रह गए, मैं नहीं गया। तो 24 में क्यों छोड़कर आप अखिलेश यादव को चले गए? 24 में इसलिए छोड़ दिया कि मैं स्वाभिमान के साथ तो समझौता नहीं कर सकता। कैसा स्वाभिमान? आप हमारे लिए सीट नहीं दोगे और कहोगे हमारे लिए वोट मांगे और आप हमारे गठबंधन में हैं, तो हम ऐसी राजनीति क्यों करूँगा? तो बीजेपी ने भी तो आपको सीट नहीं दी। बीजेपी ने सीट नहीं दी, लेकिन बीजेपी ने ये भरोसा तो बैठा करके दिया कि संजय जी चुनाव बहुत करीब है, आपने 16 सीटों पर कैंडिडेट भी दे दिया है, पूर्वांचल में आप लड़ेंगे तो अखिलेश का तो क्या नुकसान होगा, कहने नुकसान तो हमारा ही ज़्यादा हो रहा है। तो आप ऐसा करें कि हमारा साथ दीजिए, हम चुनाव के बाद भी आपको देखेंगे। उधर हमको अखिलेश चुनाव से पहले नहीं दिए और भाजपा के साथ हम उनके आश्वासन पर उनके पास आए तो अखिलेश यादव जी हमको सड़क पर किए थे, भाजपा हमको जेल में कर दी। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। लेकिन अब मन और मस्तिष्क से मैं बहुत और प्रौढ़ और मजबूत हो गया हूँ और मेरे समाज की जो संवेदना है, मेरे क्लास और मेरे वर्ग के लोगों का जो हमारे प्रति भरोसा और विश्वास है वो और प्रगाढ़ हुआ है। और इसका एक उदाहरण आपको घोसी उपचुनाव में देखने को मिलेगा। लड़ने जा रहे हैं घोसी? मैं 21 तारीख को घोसी विधानसभा के हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और उस सम्मेलन में हम अपने पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। इस बार राजभर जी का घोसी नहीं मांग रहे हैं? राजभर जी की स्थिति ये है कि कुछ लोग रियल लीडर होते हैं, कुछ लोग विचारधारा से अपने लोगों को जोड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर का जो समाज है अब ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है। अब जो दिख रहा है वो पैसे की ताकत दिख रही है। अब जो दिख रहा है वो उनके पास इतना संसाधन हो गया कि संसाधन की ताकत दिख रही है। आप रिजल्ट तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर अगर राजभर बिरादरी के नेता होते तो घोसी में उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है और ठीक उन्हीं के खिलाफ एक गरीब राजभर महिला चुनाव लड़ती है, वो 54,000 वोट कैसे पागी जबकि उसको एक वोट दूसरी जात का नहीं। लेकिन कहा गया सिंबल वाला मामला था ना, इनकी छड़ी थी, उनका हाकी था, ये लोग उसको ध्यान नहीं दे पाए। ये लोगों को भ्रमित करने का विषय है। अगर उनका राजभर मतदाता वो कहते हैं कि मैंने राजभर को इतना जगा दिया है, इतना जगा दिया है कि राजभर अब किसी दूसरे का झंडा डंडा नहीं ढोता है, राजभर राजनीति को समझ गया है, राजभर प्रदेश को सत्ता को समझ गया है, तो राजभर अपने सिंबल को नहीं समझा है। असल में अगर वो हम वहां मान लेते हैं, अगर वो उनका छड़ी और हाकी का मामला हो गया तो सलेमपुर में क्या मामला हो गया कि सारा राजभर वोट चला गया समाजवादी पार्टी को। अच्छा, गाजीपुर में क्या हो गया कि सारा राजभर वोट चला गया अफजाल अंसारी को। भाई अगर राजभर समाज पर उनका वोट बैंक पर पकड़ है
यानी तो वो जहाँ खड़े वोट होते ट्रांसफर नहीं करा पाए। नहीं करा पाए। तो इस हिसाब से तो फिर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी नहीं करा पा रहे। नहीं करा पाए, लोग फेल हो तो गए। ऐसा क्यों, क्या हो रहा है कि बीजेपी के सहयोगी जो अपने अपने वोट बिरादरी की ताकत पर आए थे, वो वोट ट्रांसफर क्यों नहीं करा क्योंकि पाए? वो आए थे, पार्टी खड़ा किए थे समाज की लड़ाई के लिए, और जब सत्ता के करीब पहुंचे तो अपने परिवार की लड़ाई में मस्त हो गए, अपने घर की लड़ाई में मस्त हो गए, अपने को मजबूत बनाने में लग गए, समाज को मजबूत बनाने की दिशा में उन्होंने काम ही नहीं किया। आबादी है घोसी में चौहान समाज की? घोसी विधानसभा में सबसे ज्यादा आबादी चौहान की है। पहले नंबर पर मुसलमान है जिसका वोट लगभग 80,000 है। दूसरे नंबर पर चौहान है जिसका वोट लगभग 65,000 है। तो और एक दौर था कि घोसी से हमारे बाल कृष्ण चौहान बसपा से चुनाव लड़ रहे थे और सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ बीबीसी पर कुछ लोग लोकसभा चुनाव की परिचर्चा कर रहे थे, और जब घोसी का नंबर आया तो एक व्यक्ति, एक पत्रकार कह रहा है कि हम सुनते हैं कि सोनिया अगर दिल्ली में मजबूत हैं तो नोनिया घोसी में मजबूत है। दिल्ली में सोनिया है तो घोसी में नोनिया है। घोसी की राजनीति नोनिया से तय होती है और नोनिया तय करता है। इतनी बड़ी आबादी है। पार्लियामेंट में हमारा लगभग वहाँ 4 लाख वोट है। तो घोसी विधानसभा में जनवादी पार्टी पिछला चुनाव भी लड़ी है। जब भी हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े हैं तो घोसी की विधानसभा ने जनवादी को वोट किया। हम वहाँ 22,000 तक वोट पाए हैं अपने दम पर। इस बार लड़ने, जीतने के लिए लड़ रहे हैं या ताकत दिखाने के लिए? नहीं, हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा वहाँ अति पिछड़ों का वोट बहुत ज़्यादा है, जनवादी का मजबूत किया हुआ काम है। और जिस इशूज़ पर हम लोगों को चाहते हैं, दलित बिरादरी का जो रिजर्वेशन है, वो जैसे एससी रिजर्वेशन है, एससी रिजर्वेशन की भी जो वही हाल है, वही बैकवर्ड रिजर्वेशन की जो हाल है वही एससी रिजर्वेशन की हो गई। एससी रिजर्वेशन की हाल तो और बुरी है। अगर वहाँ पर क्रीमी लेयर ना लागू हो, डिवाइडेशन ना हो, तो एससी रिजर्वेशन तो कुछ खास जातियों की जागीर, कुछ खास घरों की जागीर बच गई है। आरक्षण का वर्गीकरण हो जाना चाहिए। आरक्षण का वर्गीकरण ओबीसी का होना चाहिए और एससी जातियों का भी आरक्षण पर वर्गीकरण होना चाहिए, और उसमें भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। आईएस बिरादरी का एक आईएस है दलित बिरादरी का, उसके बेटे को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। वो कहाँ गरीब रह गया? रामविलास पासवान के बेटे को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो मतलब वर्गीकरण होना चाहिए और क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। अच्छा, तभी जाकर के आप हमको ये बताइए, राजनाथ सिंह आपके बेहद करीबी रहे, आज भी हैं? हाँ है। बात होती है? हाँ होती है, मुलाकात भी होती है। लोग कहते हैं जब आप बीजेपी से दूर जाते हैं तो आपको बहुत फोन करते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी की हमेशा इच्छा रही है कि मैं एक बार उनसे मिलने गया तो उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा बात नहीं माने और तुम अपनी जवानी पर बात कर रहे हो, कर दिए। अगर तुम मेरी बात पर चाहते, तुम 2012 में के बाद गठबंधन नहीं तोड़ते, 2014 में तुमको सीट दे रहे थे, 2014 में तुम सीट ले लेते, तुम 2017 में भी सीट ले सकते थे। जब दौर आया हमारा, जब हमारा बुरा दौर था तो भाजपा के साथ रहे, और जब भाजपा का अच्छा दौर आया तो भाजपा से गठबंधन के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम अपनी विचारधारा की बात करते हो, अपने लोगों की बात करते हो, तो तुम्हें आना चाहिए था। वो आपको सेटल करना चाहते थे। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि, क्योंकि मैं जानता हूं कि राजनीति हम एक सोच और एक समझ से बनाए हैं। हमारी सोच और समझ मजबूत रहेगी, जिंदा रहेगी, तो पार्टी भी आगे और मजबूत होगी। क्या तैयारी है आगे की? आगे की तैयारी यही है कि देखिए, न तो मुझे सपा ने 2024 में किसी लायक छोड़ा, न बीजेपी ने ही हमारे भरोसे को मजबूत कर पाया है। अब मैं अपने लोगों के भरोसे को खुद पे और मजबूत करने के लिए प्रयास करूंगा और उनके बीच जाऊंगा और अपने संगठन यानी लड़ेंगे आप इस रूप में कि अब आप अपनी ताकत दिखाएंगे और आप लेने वाले फॉर्म में रहेंगे या खुद बुलाकर? मैं खुद को अपने को इतना संगठित, अपने समाज को, अपने लोगों को करूंगा और राजनीतिक रूप से अपनी गोलबंदी इतनी मजबूत करूंगा कि जिसे ज़रूरत होगी, जिसे लगेगा कि अगर ये हमारे साथ हैं तो हमारी सरकार बन सकती है, आएंगे तो फिर उस विषय पे बातचीत होगी। चौहान साहब चूक कैसे गए? चौहान तो कभी नहीं चूकते, कहा गया पृथ्वीराज चौहान। देखिए, चौहान चूकता नहीं है। हाँ। चौहान लोगों को अवसर देता है। पृथ्वीराज चौहान कभी चूके नहीं। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार सुधरने का मौका दिया, हरा करके भी उन्होंने छोड़ दिया कि जाओ अपनी जिंदगी जियो। आज के समय में गौरी कौन है? अब गौरी वे सारे लोग हैं जो चौहानों का वोट ले रहे हैं और उन्हें सम्मान नहीं देने का बात कर रहे हैं। और
हम लोग समाज को अब इस स्थिति में लाएंगे कि अब बहुत क्षमादान हो चुका और अब बहुत किसी के पीछे घूम ली, अब अपनी ताकत को मजबूत करो। अपनी ताकत। तो ये हमारे साथ संजय चौहान थे, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत सारी बातें हुई, जेल यात्रा पर भी चर्चा हुई, पिछले राजनीतिक अनुभव की चर्चा हुई, कैसे सपा के साथ गए फिर बीजेपी के साथ आए। लेकिन अब इस बार चौहान साहब का दावा है कि चौहान चूकने वाले नहीं हैं और चौहान चूकते नहीं हैं। तो अब अपनी ताकत दिखाएंगे और मांगने नहीं, इस स्थिति में आएंगे कि इनको खुद राजनीतिक दल कहें कि हमारे साथ गठबंधन करिए। अब देखने वाली बात होगी कि संजय चौहान की ये यात्रा किस तरह की होती है और आगे इनको कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।